हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, 11th क्लास का सबसे पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास, या कहें फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं, जिनकी टर्म्स, जिनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें आगे चैप्टर्स में यूज करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले हम देखें कि जो भी मैटर होता है, मैटर किसको हम कहेंगे, जिसका भी वेट, जो भी मास हो, जिसका कोई मास हो, जिसका कोई वॉल्यूम हो, इसको हमने थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। थ्री स्टेट में होता है ये, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ये आप 9th क्लास में देख चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो यहां पर हम देखें कि जो मैटर है ये थ्री फिजिकल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैटर को हम दो कैटेगरी में और डिवाइड कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस जो होगा ये एक एलिमेंट भी हो सकता है और एक कंपाउंड भी हो सकता है। एलिमेंट जैसे सोडियम, सोडियम एक एलिमेंट है, ठीक है। कंपाउंड, कंपाउंड जैसे हम कहें CO2, CO2 एक कंपाउंड है। तो ये प्योर जो फॉर्म है वो एलिमेंट की भी हो सकती है, कंपाउंड की भी। अगर हम कहें मिक्सचर, हो सकता है जो मिक्सचर है वो होमोजीनस हो सकता है हेट्रोजीनस हो सकता है जो मिक्सचर है वो यूनिफॉर्म हो यानी होमोजीनस, हो सकता है उसकी जो स्टेट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो, जो कंपोनेंट्स हैं, हेट्रोजीनस। इसके बाद नेक्स्ट देखें हम क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इस मैटर जो हम जिसकी स्टडी कर रहे हैं इसको हम कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, और ये जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं ये करते हैं मिक्सचर के बेसिस पर। तो इसमें कहा गया है मिक्सचर कंटेंट पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस इन एनी रेशियो। यानी जो मिक्सचर होता है उसमें हम जो जिसका कॉम्बिनेशन लेते हैं, जो कंपोजिशन लेते हैं, वो किसी भी रेशियो में ले सकते हैं, किसी भी रेशियो में हम उनको ले सकते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ एयर फॉलो प्रेशर ग्रेडियंट। जैसे एयर की जो मूवमेंट होती है ये प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग होती है, जिस तरफ प्रेशर ज्यादा होता है वहां से जहां प्रेशर कम होता है इसकी तरफ। हम मैटर की प्रॉपर्टी देखते हैं एक तरह से। नेक्स्ट है होमोजीनस मिक्सचर जो होता है, होमोजीनस का नाम से पता चल रहा है, होमोजीनस सेम सेम। तो होमोजीनस मिक्सचर में क्या होगा, कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स्ड होंगे ईच अदर इसमें, और एक यूनिफॉर्म जो है ये मिक्सचर कंपोजिशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। नेक्स्ट देखें इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस है फिक्स्ड कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंस में फिक्स कंपोजिशन होगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम कहें CO2 में कंपोजिशन कार्बन और ऑक्सीजन का फिक्स रहेगा कि इतना कार्बन इतना ऑक्सीजन। प्योर सब्सटेंस के अंदर कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहता है, मिक्सचर में फिक्स नहीं रहता। नेक्स्ट देखिए कंपाउंड इज फॉर्म्ड। कंपाउंड कब बनता है, जब व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन डेफिनेट रेशियो। जैसे हम H2O की बात करें तो H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है ये आपस में कंबाइंड होते हैं एक फिक्स रेशियो में। हाइड्रोजन का रेशियो 1 रहता है तो ऑक्सीजन का हाफ रहता है, या ये कहें हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 में कंबाइंड होते हैं, तो रेशियो फिक्स रहता है इनका। नेक्स्ट देखें इसके बाद में, अब हम ये देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट, कि प्रॉपर्टी क्या क्या है मैटर्स की और उनका मेजरमेंट कैसे करेंगे हम। तो इसमें अगर हम देखें प्रॉपर्टीज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। और दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं इजीली। फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम बहुत, जैसे वेट, हाइट, लेंथ, ठीक है ना, ये इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे हम अपना वेट इजीली मेजर कर सकते हैं, तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस जो है इसमें बिना कोई चेंज के हम इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट है ये हम किसी भी कंपाउंड का देख सकते हैं। लेकिन जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं ये हम बिना चेंज के नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, जो केमिकल चेंजेस में देखने को मिलेंगे, केमिकल चेंजेस में। और केमिकल चेंजेस अगर हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी चेंज हो रही है। फिर तो केमिकल प्रॉपर्टीज में यहां पर हम कहेंगे कि फिक्स रेशियो रिक्वायर्ड होगा,
इसमें चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट देखें इसके बाद, तो ये देख रहे हैं कि कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसमें हमें कंपाउंड की आइडेंटिटी चेंज किए बिना हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखें कंपोजिशन, इसमें या हम देखें जो कंबशन कराते हैं, रिएक्टिविटी विद एसिड एंड बेस, ये सब एग्जांपल हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, हमें रिएक्शंस करा के देखनी होंगी, यानी हमें केमिकल चेंजेस करा के देखने होंगे। तो ये डिफरेंस है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट देखें क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ फॉलोड बाय यूनिट्स, यानी जो क्वांटिटेटिव जिसमें हम क्वांटिटी मेजर करते हैं, ये जो मेजरमेंट होता है ये हम कैसे करते हैं, ये नंबर्स से और उसके लास्ट में यूनिट लगा देते हैं, नंबर्स और यूनिट। जैसे अगर हमें वेट मेजर करना होता है तो हम लास्ट में केजी, ग्राम या ये सब लगाते हैं, किलोग्राम, ग्राम। जैसे 10 केजी तो 10 तो हो गए नंबर्स और केजी हो गए उसके यूनिट। चलिए अब देखते हैं ये यूनिट कौन कौन सी हैं। ये यूनिट कौन कौन सी हैं, तो इसके लिए जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम है, एसआई सिस्टम, इसमें 7 बेसिक यूनिट्स बताई गई हैं, 7 बेसिक यूनिट मेजरमेंट की। और वो बेसिक यूनिट कौन कौन सी हैं, लेंथ। लेंथ इसको हम मीटर में डिनोट करते हैं, मीटर। लेंथ की यूनिट है मीटर, टाइम की यूनिट है सेकेंड, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इसके यूनिट है केल्विन। इसके अलावा हम देखें मास, इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है किलोग्राम। इलेक्ट्रिक करंट, इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है एम्पियर। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट है सीबी, कैंडेला। तो ये कुछ यूनिट्स हैं, कैंडेला यूनिट्स, ये 7 बेसिक यूनिट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें, कुछ इसमें एसआई सिस्टम के अंदर ही हमने कुछ शॉर्ट टर्म्स इसमें यूज कर रखे हैं, जैसे 10⁻⁻12 को पीको, 10⁻⁻3 को मिली, 10⁻6 को मेगा, इसी तरह से 10⁻⁻9 को नैनो, 10⁻⁻6 को माइक्रो, 10⁻⁻2 को सेंटी, 10⁻3 को किलो और 10⁻9 को गीगा। ये हम कुछ यूनिट यूज करते हैं, कुछ ये वर्ड्स, ये टर्म्स यूज करते हैं जो शॉर्ट में हम इसको लिखते हैं। इसके अलावा कुछ और देखें तो 1 लीटर, 1 लीटर में होते हैं 1000 ml, 1000 ml, या ये कहें 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, 1000 ml में, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में या फिर 1 डेसीमीटर क्यूब में। इसी तरह से एक टेम्परेचर की यूनिट होती है फारेनहाइट। और फारेनहाइट का मतलब, इसको हम कैसे डिग्री सेंटीग्रेड से फारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 9/5, ठीक है, इंटू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। तो जो भी डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू है उसका 9/5 का रेशियो और प्लस 32, ठीक है। ये है फारेनहाइट के अंदर जो टेम्परेचर आता है फारेनहाइट के अंदर। चलिए इसके अलावा अगर केल्विन की बात करते हैं, अगर केल्विन में अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो जितना डिग्री सेंटीग्रेड में आए उसमें 273.15, 273.15 ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और ये ऐड हो जाता है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अगर हम कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसमें अनसर्टेनिटी आ सकती है। अनसर्टेनिटी जो कि एक रूल है एक तरह से अनसर्टेनिटी का, क्या है इसमें देखें तो इसमें अनसर्टेनिटी को हम मिनिमाइज करने के लिए हम या फिर दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें कुछ बताया गया है कि साइंटिफिक नोटेशन इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन in which any number represent in n into 10 to the power n। यहां n क्या होगा, कोई नंबर होगा, और 10 to the power n, 10 to the power n, ये स्मॉल n कोई पावर। अब ये जो स्मॉल n है, ये जो कैपिटल n जो है, ये तो होगा नंबर 0.1 to 9.99 तक, ठीक है ना, 1.0 to 9.99 तक n वैल्यू, n 1 से 9.9 तक। तो ये तो हो गया कैपिटल n। स्मॉल n जो होगा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है ना, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे -2 भी हो सकता है तो 2 भी हो सकता है। इसके बाद
अब इसको हम कुछ वर्ड्स जो हम ये यूज करते हैं कैलकुलेशंस में, इनके लिए एक वर्ड यूज हुआ है सिग्निफिकेंट फिगर। एग्जाम में क्वेश्चन भी आए हुए हैं नीट में इसमें बहुत बार। significant figures are meaningful digit which are known with certainty plus one which is estimated or uncertain। तो यहां पर देखें हम सर्टेनिटी को बनाए रखने के लिए हम सिग्निफिकेंट ऐसे समझें, जैसे आपको कहा जाए 1 और एक वैल्यू है 001 या 001, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट तो 1 ही है। 001 में जो 00 हमने पहले लिख रखे हैं उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो सिग्निफिकेंट जैसे हमने 001 3 नंबर्स लिखे, लेकिन उसमें सिग्निफिकेंट फिगर तो 1 ही हुआ, जो इनिशियल 0 थे वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं। तो हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर की, मीनिंगफुल फिगर की। देखें इसके बाद, तो अब सिग्निफिकेंट फिगर जो आइडेंटिफाई करने के रूल्स क्या हैं वो भी देख लेते हैं। तो रूल्स ये हैं कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो यानी अगर जीरो नहीं है, 1 2 3 4 जो भी नंबर्स हैं, ठीक है ना, नॉन जीरो जितने भी हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, चाहे वो कहीं भी उसमें पोजीशन उनकी चाहे कोई भी हो। नेक्स्ट है, अब जीरो की बात करते हैं। जीरो बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो जो है, zeros proceeding to first non zero digit are non significant। जैसे हमने अभी कहा 001 या 007, जो जेम्स बॉन्ड का नंबर है 007, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ एक है 7। 00 जो 7 से पहले हैं, 0 विच कम फर्स्ट फ्रॉम नॉन जीरो से जो पहले आ रहे हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। इसके बाद हम देखें 0 बिटवीन 2 नॉन जीरो, ये सिग्निफिकेंट होंगे। अगर हम कहें 7007, इसका मतलब जो मिडिल के 2 जीरो हैं, 2 जीरोज, वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो 7007 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 007 में केवल एक ही था। चलिए नेक्स्ट देखें। अब एंड में अगर नॉन जीरो के बाद जो जीरो आते हैं उनको क्या कहें? तो यहां पर हम देखें जीरोज एट द एंड और राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड। तो ये जो डेसिमल पॉइंट्स जो होता है, अगर डेसिमल पॉइंट है और डेसिमल पॉइंट के बाद में जीरो आ रहे हैं, तो वो जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे 1.00, तो 1.00 में जो पॉइंट्स के बाद जीरो आ रहे हैं वो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है काउंटिंग की अगर हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की काउंटिंग, तो जैसे काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। काउंटिंग कैसे? जैसे हमने काउंट किए 10 बुक्स, तो इसमें कहें सिग्निफिकेंट फिगर तो हम इनफाइनाइट मानते हैं। नंबर्स जो काउंटिंग जो करते हैं, ठीक है ना, हम जैसे मान लो 10 पीपल्स, 10 लेडीज, 10 जेंट्स, इनमें हम क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर को इनफाइनाइट मानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, अब क्यों मानते हैं इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर को? क्योंकि इसमें एरर होने का चांस नहीं है। अगर हमने कहा 10 बुक्स तो मतलब 10 फिक्स, उसमें आपकी कोई एरर नहीं आएगी, अनसर्टेनिटी नहीं आएगी। और जब अनसर्टेनिटी नहीं आ रही है तो सिग्निफिकेंट फिगर को इनफाइनाइट मान लिया जाएगा, जिसमें अनसर्टेनिटी नहीं आए। नेक्स्ट है, इन ए नंबर रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। साइंटिफिक नोटेशन क्या था? n इंटू 10 टू द पावर n, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा था। 10 टू द पावर में जो लिखते हैं उसमें जितने भी जो यूज होते हैं डिजिट, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट है साइंटिफिक नोटेशन में। नेक्स्ट इसके बाद हम देखें, अब अगर अपने को ये देखें कि प्रिसिशन और रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। अगर सेम क्वांटिटी के लिए हम अलग अलग मेजरमेंट करें, अलग अलग कैसे? जैसे हमने 10.0 को 1.00 भी, सॉरी 10.0 इसको 1.0 इंटू 10 टू द पावर 1 ये भी लिख सकते हैं। तो इनके बारे में देखें क्या कहा गया है। एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। यानी कि
एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्रू रिजल्ट आए, ट्रू रिजल्ट, तो वही है उसकी एक्यूरेसी। अब इसमें देखें ये कैसे हम एक्यूरेसी, भाई रिजल्ट का मतलब ये हो गया जैसे आप लोगों को कुछ सम करने के लिए कहा जाए कि इनको ऐड कीजिए, इनको सब्सट्रैक्ट कीजिए, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, इनको डिवाइड कीजिए और रिजल्ट निकालिए। अब उस रिजल्ट में एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए वो हम देख रहे हैं। अब एक्यूरेसी या हम कहें क्लोजनेस, कि कितना क्लोज वो रिजल्ट के आ रहा है, एक्यूरेट रिजल्ट के जितना क्लोज आ रहा है। अब क्लोज कैसे लेके आए, पहले एडिशन की बात करते हैं। पहले देख रहे हैं हम एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन आइदर ऑफ द ओरिजिनल नंबर। इसका मतलब क्या है, जब हम ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं, ठीक है ना, जिसमें मिनिमम डिजिट जिसके पास हैं, हमें आंसर को उसी में देना है। मतलब ये कहे कि आपको जो आंसर देना है, मिनिमम नहीं सॉरी, कि आपको उतने ही डिजिट यूज कर सकते हैं जितने डिजिट किसी भी एक वैल्यू में हैं। जैसे सपोज करें आपको 10.235 और 10.5 इनको ऐड करना है, तो आप, या माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो आप 10 के बाद में हमने कहा 235 यानी 3 डिजिट्स हैं, तो जो डेसिमल के बाद जितने मैक्सिमम डिजिट होते हैं उससे ज्यादा डिजिट आपको यूज नहीं करने। जो भी किसी भी नंबर्स में हाईएस्ट जो डिजिट हैं उतने ही यूज कर सकते हैं, उसके आगे नहीं लेके जाना। अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो आपको आंसर मैक्सिमम 3 डिजिट में ही देना है डेसिमल के बाद। ये तो हो गया किसमें, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें या डिवाइडेशन की बात करें, तो ऐसे में जो होता है डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, द रिजल्ट मस्ट बी रिपोर्टेड विद नो मोर सिग्निफिकेंट फिगर एज देयर इन ए मेजरमेंट विद द फीवर सिग्निफिकेंट फिगर। अब उल्टा हो गया, इस बार अपने को क्या करना है कि जिसमें लोवेस्ट, जिसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर यूज हो रखे हैं आफ्टर डेसिमल, आपको आंसर उसी में देना है, ठीक है ना। मिनिमम डेसिमल फिगर, जो डेसिमल के बाद जो मिनिमम डिजिट्स जिसमें है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर अपने को देना है। नेक्स्ट देखें, इसके बाद में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी कभी होता है हम अपनी परसेंटेज जो होती है उसको राउंडिंग ऑफ में बताते हैं। कैसे, जैसे अगर हमारी परसेंटेज है ये कहें 69.1, तो हम उसको 69% बता देते हैं। लेकिन अगर 69.6 आ रही है परसेंट, तो हम उसको 70 बता देते हैं। तो राउंडिंग ऑफ करना मतलब लास्ट की एक डिजिट को हटाना, लास्ट की एक डिजिट को रिमूव करना, ये होता है राउंड ऑफ करना, राउंडिंग ऑफ करना। तो इसमें देखें राउंडिंग ऑफ के अंदर क्या रूल लगते हैं कि अगर लास्ट वाली जो डिजिट है राइट साइड में, अगर वो मोर देन 5 है तो आप उसमें एक ऐड कर दो, ठीक है ना, 1 एडिशन कर देंगे। जैसे हमने कहा 7, जैसे मान लो ये 76.6, तो हम उसको 77 कह देंगे, या इस तरह से, या 76.66 है तो हम उसको 76.7 कह देंगे। इस तरह से अपने को लास्ट डिजिट इंक्रीज कर देना है। लेकिन अगर लेस देन 5 है, अगर लेस देन 5 है तो आपको कोई चेंज नहीं करना, वो डिजिट एज इट हटा देनी है। लास्ट वाली डिजिट आपको एज इट हटा देनी है, सेकेंड लास्ट डिजिट में कोई चेंज नहीं करना। ऊपर वाले में मोर देन 5 में तो क्या किया था, लास्ट डिजिट हटा दी और सेकेंड लास्ट में 1 ऐड कर दिया। लेकिन अगर वो वैल्यू 5 ही निकले, तो अगर वो वैल्यू 5 है तो फिर डिपेंड करेगा कि उससे जो पहले वाली वैल्यू है, फर्स्ट वाली वैल्यू, वो अगर ऑड में है तो इंक्रीज करें, इवन में है नो चेंज। जैसे अगर 0.45 है तो उसको 0.4 ही रखेंगे, लेकिन 0.55 है तो उसको 0.6 कर देंगे। ऑड में है तो इंक्रीज करेंगे और इवन में है तो चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद देख रहे हैं, मेथड यूज टू इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट इज नोन एज डेसिमल एनालिसिस, डेसिमल एनालिसिस या डायमेंशनल एनालिसिस, या ये कहें यूनिट फैक्टर्स मेथड। तो अगर हमें इंटर कन्वर्ट करना है, जैसे
ये कहीं लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है या लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस और यूनिट फैक्टर मेथड नाम है इनका। बस यूनिट फैक्टर का मतलब है कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब। नेक्स्ट इसके बाद में है केमिकल जो रिएक्शंस हैं, केमिकल कंपोजिशंस जो होते हैं, इनके कुछ लॉज हैं। क्या क्या लॉज हैं देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां पर हम देखें ऐसे ही मास कंजर्वेशन रहता है, रिएक्शन से पहले रिएक्शन के बाद टोटल मास हमेशा फिक्स रहेगा। जितना रिएक्शन से पहले है टोटल मास, उतना ही रिएक्शन के बाद मास, यानी ये कह सकते हैं जैसे एनर्जी कंजर्वेशन होता है, तो वैसे हम कह सकते हैं मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वही यहां पर कॉन्सेप्ट लग जाएगा। हाँ, एक जो है कंपाउंड उससे दूसरे कंपाउंड में वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन और कंपोजिशन, इसका मतलब अगर दो एलिमेंट, दो एटम्स कंबाइंड होंगे तो वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइंड होंगे। एक एग्जांपल अगर हम H2O का देखें तो H2O में हाइड्रोजन के जो है 2 AMU या 2 यूनिट्स ऑक्सीजन के 8 यूनिट से कंबाइंड होती हैं। अगर मास रेशियो अगर इनका देखें तो उनका डेफिनेट कंपोजिशन होता है। एटम रेशियो देखें तो 2:1 में, यानी चाहे एटम रेशियो हो, मास रेशियो, एक फिक्स कंपोजिशन में वो होते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है ना, एग्जैक्टली जैसे H2O कहीं भी बनेगा उसमें रेशियो वही रहेगा, रेशियो वही चलेगा जितना भी H2O का हम देखेंगे। नेक्स्ट देखें इसके बाद में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई भी दो एटम आपस में कंबाइंड हो रहे हैं और वो डिफरेंट कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, स्टेट दैट द इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर मोर देन वन कंपाउंड, देन द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद ए फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट्स आर द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो है और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का रेशियो है CO2 में, तो कार्बन का रेशियो अगर फिक्स है तो ऑक्सीजन जो होगा वो मल्टीपल में कनेक्टेड होता चला जाएगा, जो ऑक्सीजन का रेशियो उसके मल्टीपल में होता चला जाएगा। ऐसे ही SO2 SO3, सल्फर जो होता है SO2 SO3 दोनों बनाता है, तो सल्फर का रेशियो अगर फिक्स है तो ऑक्सीजन का रेशियो उसके मल्टीपल में चलता जाएगा। तो ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसके बाद नेक्स्ट है गैलुसेक लॉ। गैलुसेक लॉ, और गैलुसेक लॉ में अगर हम बात करते हैं तो गैसियस वॉल्यूम के लिए होता है। और गैलुसेक लॉ का मतलब है अगर कोई रिएक्शन गैसियस रिएक्शन है तो गैसियस रिएक्शन का जो कंबाइनिंग रेशियो होता है वो उनके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होता है। गैसेस के लिए जो गैसेस होते हैं वॉल्यूम में, जैसे अगर हमें अमोनिया बनानी है गैस, या अगर हम कहें गैसियस अगर अपने को रेशियो ले, तो जैसे अमोनिया के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैसेस यूज होती हैं, इनका रेशियो होता है 1:3। तो अगर हम देखें यहां पर अमोनिया के अंदर, तो वॉल्यूम भी हम 1 लीटर 3 लीटर ले सकते हैं। तो जो इनके एटम्स का रेशियो होता है वही इनके वॉल्यूम का रेशियो भी होता है। तो ये है गैलुसेक लॉ। नेक्स्ट देखें एवोगैड्रोज लॉ। साइंटिस्ट एवोगैड्रो, जिसने नंबर्स के ऊपर बहुत काम किया है कि जो यूनिट है नंबर्स, कितने नंबर्स होने चाहिए किसी कंपाउंड में। तो इनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब यह है कि अगर, या इक्वल नंबर ऑफ एटम्स भी कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। तो ये कहें जैसे अगर हम कहें 1 मोल हाइड्रोजन है और 1 मोल नाइट्रोजन है, या ये कहें 1 लीटर नाइट्रोजन, अभी मोल की बात नहीं कर रहे हैं, हम वॉल्यूम की बात करते हैं। चलो, 1 लीटर नाइट्रोजन 1 लीटर ऑक्सीजन, दोनों का वॉल्यूम सेम, और अगर हम कहें कि दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, तो ऐसे में दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। जितने 1 लीटर ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही 1 लीटर इसमें हाइड्रोजन में भी उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये है एवोगैड्रोज लॉ।
हालांकि एवोगैड्रो ने आगे जाकर मोल्स के अंदर जो नंबर्स हैं मॉलिक्यूल्स के वो भी डिफाइन किए हैं। नेक्स्ट देखें, इसके बाद नेक्स्ट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और डाल्टन ने सबसे पहले एटम्स के बारे में बताया। और क्या बताया इसने एटम्स के लिए? तो इसने कहा मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, इंडिविजुअल एटम्स, और ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट have identical properties including identical mass, atoms of different elements different in mass। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर हम सोडियम की बात करें, मान लो कि हमारे पास सोडियम का एक पीस है, सोडियम का एक टुकड़ा है, सॉलिड होता है जो, उसमें जितने भी सोडियम एटम्स हैं सारे आइडेंटिकल होंगे। उन जितने भी सोडियम एटम्स हैं वो सारे के सारे सेम एटॉमिक मास के होंगे। सोडियम का अगर 23 एटॉमिक मास है तो सब में 23 चलेगा, ठीक है ना। और अगर हम कहें अगर एटम्स डिफरेंट हैं, एलिमेंट डिफरेंट है, एक सोडियम है एक कैल्शियम है, तो दोनों का मास डिफरेंट होगा। दोनों का मास, सोडियम का अलग मास होगा, कैल्शियम का अलग मास होगा, या मैग्नीशियम का अलग मास होगा। उनका मास बिल्कुल अलग चलेगा, सोडियम का अलग। हाँ, जितने भी कैल्शियम होंगे उन सब का मास सेम होगा, जितने भी सोडियम होंगे उनका मास सेम, दोनों का मास डिफरेंट होगा। नेक्स्ट इसके बाद देखें, compounds are found when atoms of different elements combined in a fixed ratio। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो एटम्स जो होते हैं एक फिक्स रेशियो में जब कनेक्टेड होते हैं तो कंपाउंड्स बनते हैं। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रिकॉग्निशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस। इसका मतलब ये है कि जो एटम्स जो होते हैं वो न तो डिस्ट्रॉय होते हैं न क्रिएटेड होते हैं, बस ये आपस में कंबाइंड होते हैं एक फिक्स रेशियो में और कंपाउंड बनाते हैं। एटम्स कंबाइंड होकर, एलिमेंट्स कंबाइंड होकर कंपाउंड बनाएंगे। केमिकल रिएक्शंस जो होंगी वो इनमें इन्वॉल्व होंगी। नेक्स्ट इसके बाद में है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। तो जो मास की अगर हम बात करते हैं, वन एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम AMU से डिनोट करते हैं, ये जो है कार्बन 12, कार्बन जिसका एटॉमिक मास 12 होता है, इसके एक एटम का मास होता है। कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया है, कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया है कि कार्बन के जो एटम है, कार्बन का एटम, उसका 1/12 पार्ट वो होता है 1 AMU। कार्बन का जो मास होता है उसका 1/12 पार्ट 1 AMU, और इसकी जो यूनिट है वो इसकी जो वैल्यू है वो 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ये मेजर की गई है। एट प्रेजेंट अभी की बात करें तो AMU की जगह हम केवल U लिख देते हैं, यूनिफाइड यूनिट U। तो U या AMU एक ही बात है। नेक्स्ट, एवरेज एटॉमिक मास। अगर मान लो कोई एटम या कोई एलिमेंट आइसोटॉपिक फॉर्म में है, अगर कोई आइसोटॉप की फॉर्म में है तो ऐसे में हम उनका एवरेज लेते हैं, हम उन मास का एवरेज लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन 1 भी होता है, हाइड्रोजन 2 भी होता है, हाइड्रोजन 3 आइसोटॉप्स हैं, और तो तीनों का एवरेज मास ले लेते हैं, और जिस रेशियो में वो मिलेंगे वो रेशियो भी मैटर करेगा इसके अंदर। नेक्स्ट देखें इसके बाद में, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल जो होता है उसमें एटम्स जो होंगे वो बहुत सारे, मतलब मोर देन 1 हो सकते हैं, तो उनका जो टोटल मास होगा वो एक मॉलिक्यूल का मास। एक मॉलिक्यूल में जितने एलिमेंट, जितने एटम है, उनका मास मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला मास जनरली सॉलिड्स के लिए यूज करते हैं, आयनिक सॉलिड्स के लिए। जैसे NaCl सॉलिड में बहुत सारे Na और बहुत सारे Cl होंगे, बहुत सारे Na होंगे, बहुत सारे Cl होंगे, और हम उसका यूज करते हैं NaCl, फॉर्मूला मास, ठीक है ना। फॉर्मूला मास आयनिक सॉलिड के लिए एक सिंगल एंटिटी। जैसे NaCl में होते तो बहुत सारे Na+ और Cl- हैं, रैंडमली इसमें एक फिक्स अरेंजमेंट में फिक्स अरेंज होते हैं, वो हम उनका फॉर्मूला मास यूज करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें मोल कॉन्सेप्ट एंड मॉलिक्यूलर मास की बात करें, तो मोल क्या है? मोल एक सिंबल है, मोल सिंबल इसका मोल है, और ये एक बेस यूनिट है। हमने याद करो, हमने 7 बेसिक यूनिट में एक इसको भी काउंट किया था क्वांटिटी के लिए। तो क्वांटिटी फॉर अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, मोल यूज करते हैं हम सब्सटेंस के लिए। 1 मोल कंटेंट एग्जैक्टली 6.022147 इंटू 10⁻³ एलिमेंट्री एंटिटीज
इसका मतलब अगर हम 1 मोल की बात करते हैं तो जैसे 1 मोल सोडियम, तो उसमें सोडियम के एटम्स कितने होंगे, ये इसको हम Na बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हम कहें 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने होंगे, एटम्स होंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक नंबर फिक्स कर रखा हमने, एवोगैड्रो नंबर। नेक्स्ट इसके बाद देखें, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलर मास। ठीक है, अगर हम किसी सब्सटेंस के मोलिकुलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करने लग जाएं, एएमयू की जगह हम उसको ग्राम वर्ड यूज करने लग जाएं, तो वो होता है उसका मोलर मास। तो मोलर मास होता है मास ऑफ 1 मोल, मोलर मास यानी मास ऑफ 1 मोल, और 1 मोल का जो मास होता है जो ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर मास। इसके बाद नेक्स्ट है मास परसेंट। अगर हमें किसी एक एलिमेंट की मॉलिक्यूल के अंदर परसेंटेज निकालनी है तो हम कैसे निकालते हैं, हम कैसे निकालेंगे कि मास ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट कंपाउंड, किसी कंपाउंड में उस एलिमेंट का जितना मास है इनटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर हमें CO2 में कार्बन की परसेंट निकालनी है तो एक CO2 में कार्बन 12 होता है और टोटल CO2 44, तो 12/44 इंटू 100, तो वो आ जाएगी मास परसेंट ऑफ कार्बन। इसके बाद नेक्स्ट देखें इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला। और अगर हम इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं तो ये एक सिंपल रेशियो होता है, इंपेरिकल फॉर्मूला सिंपल रेशियो। जैसे ग्लूकोज होता है C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और अगर उसका इजी फॉर्मूला बना दें सबसे इजी रेशियो में तो वो हो जाएगा CH2O 1:2:1, तो वो हो गया उसका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला में क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है इसमें एटम्स का सबसे सिंपल रेशियो लेते हैं, एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो हम इसके अंदर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखें स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री डील्स विद कैलकुलेशंस ऑफ मासेस। तो अगर हम देखें स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है, जब हम रिएक्शन जो लिखते हैं ना, रिएक्शन में जो आगे हम नंबर यूज करते हैं, जैसे H2O के लिए हम रिएक्शन लिखते हैं H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 इक्वल्स टू H2O, 2H2O। तो यहां पर हम क्या लिखा हमने, H2 प्लस O2, तो 2 और 1 जो आगे लिखे, H2 के आगे वर्ड 2, O2 के आगे कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1, वो स्टोइकियोमेट्री है कि किस रेशियो में उनके मॉलिक्यूल्स किस रेशियो में कंबाइंड हो रहे हैं, तो वो स्टोइकियोमेट्री है। और गैसियस रिएक्शन के लिए ये जो स्टोइकियोमेट्री है ये वॉल्यूम का रेशियो भी बन जाता है। रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट, अगर किसी जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे अगर हम कहें अमोनिया अपने को बनाना है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अपन यूज कर रहे हैं, जिसका कंजप्शन पहले हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि जो रिएक्टेंट पहले ही कंज्यूम हो गया यानी कि उतने ही कंपाउंड अपने को मिल पाएंगे, तो वो एक लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट जो लेस अमाउंट में हो, या ये कहें जिसका कंजप्शन पहले हो गया हो, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखें, ए मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन सॉल्यूशंस। तो ज्यादातर जो रिएक्शंस होती हैं वो सॉल्यूशन के अंदर होती हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग वेज। अब अगर हम कहें सॉल्यूशन में कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें हम कंसंट्रेशन को कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसमें मास परसेंट क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हमें मास परसेंट निकालनी है तो जो सॉल्यूट होता है इसका मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, मास किसका, सॉल्यूशन का। इसके अलावा मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, रेशियो। तो यहां पर हम कहें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर हमें सॉल्यूशन का दे रखा है वॉल्यूम और मोल्स दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, ये कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन का टर्म्स है एक तरह से। ठीक है, तो मास फ्रैक्शन तो क्या होता है, मास फ्रैक्शन यहां पर हम कहें, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट कह सकते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन होता है मोल ऑफ सॉल्यूट
अपॉन टोटल मोल इन सॉल्यूशन, ये होता है मोल फ्रैक्शन। यहां पर हम बात कर रहे हैं अगर हम वॉल्यूम को मिक्स कर दें, दो वॉल्यूम है उन कंसंट्रेशन को मिक्स कर दें तो रिजल्टेंट कंसंट्रेशन क्या आएगी। तो हम एक बार हम यहां मान के चल रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये एक बार एक पेज एक लाइन जो है वो एरर मान सकते हैं इसमें। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल। तो यहां पर हम देख रहे हैं जब डाइल्यूशन किया जाता है सॉल्यूशन का, डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन में आपको क्या देखना होता है, बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, मोल इनटू, सॉरी यहां पर है मोलरिटी, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम का जो मल्टीप्लाई होता है फिक्स रहेगा। मोलरिटी ऑफ बिफोर डाइल्यूशन, मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन, वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन, इनका जो मल्टीप्लाई होता है वो फिक्स रहता है बिफोर मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग। यहां m जो है वो है मोलरिटी, m मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अब ये मोलरिटी और एक होता है मोलेलिटी, स्मॉल m जो है ये मोलेलिटी है, स्मॉल m मोलेलिटी। यहां पर प्रिंटिंग एरर है थोड़ा सा इस पेज में, तो यहां मोलेलिटी है, ये मोलेलिटी को स्मॉल m से, मोलेरिटी को कैपिटल M से और मोलेलिटी को स्मॉल m, और ये जो स्मॉल m है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हम वॉल्यूम का रेशियो लें तो मोलेरिटी, मास का रेशियो लें अपॉन में मास लें तो वो हो जाएगा मोलेलिटी। और मोलेलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, मोलेरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, और इसकी एक्सरसाइज में आप इनकी प्रैक्टिस करें, बहुत इजी चैप्टर है ये। ठीक है, उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।